हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं, आपका जो चैप्टर नंबर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, इसके पहले की जो हमारी क्लास हो चुकी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्लस अति लघु उत्तरीय की, ठीक है, इन दोनों की क्लास हमारी हो चुकी है। अब हम इस क्लास में हम क्या देखेंगे, जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड यानी कि जो आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्लास स्टार्ट हो गई है आपकी, तो आप पेन और कॉपी के साथ बैठिए। ठीक है, यानी कि आपको समझते भी चलना है प्लस चीजों को नोट करते भी चलना है। ओके, और एक चीज, जितने भी बच्चे की तैयारी अभी भी कुछ नहीं है वो भी चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर्स पाएं, बोर्ड एग्जाम में मैं भी टॉप 10 की लिस्ट में आऊं। अगर आप टॉप 10 की लिस्ट में आना चाहते हैं तो आप हमारी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2024, ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2024, ठीक है, शिखर बैच को, ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2024 आप इस शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य हमारा क्या है, 90 प्लस, यानी कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको 90 प्लस दिला के रहेंगे। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इस ऐप को आप डाउनलोड करके हमारे शिखर बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप 930 577 1375 इस नंबर पे कॉल करके भी ज्वाइन हो सकते हैं इस बैच से। ठीक है, अब इसमें आपको दी क्या की जाएगी, डेली क्लास, लाइव डाउट क्लास, ऑनलाइन टेस्ट प्लस स्टडी मटेरियल। ठीक है, प्लस आपका क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस होगा, बाकी जितने भी आपके सिलेबस है सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे, चाहे आपका बायो हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कुछ भी हो। ठीक है, थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो थियरी है कोई भी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है और प्लस जितने भी क्वेश्चन वो दिया जाएगा, प्लस मॉडल पेपर करवाया जाएगा और गेस्ट पेपर भी करवाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें इस बैच में आपकी जो तैयारी लेवल क्या है, शून्य से शिखर तक, यानी कि अगर आपको लगता है कि मेरी अभी जो तैयारी है बिल्कुल जीरो है, ठीक है, आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है लेकिन आप भी पाना चाहते हैं 90 प्लस, आप भी आना चाहते हैं टॉप 10 के लिस्ट में, तो आप हमारे बैच से आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। ठीक है, बस चलते हैं क्लास की ओर। और आज की क्लास में हम जो करेंगे, हमारा चैप्टर क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके साथ साथ इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब इसके आज की क्लास में इससे रिलेटेड हम करने क्या वाले हैं, लघु उत्तरी। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न जो कि आपके बोर्ड में बार बार पूछते हैं, तो आज की क्लास हमारी होने वाली है ये। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए पेन और कॉपी के साथ। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या आता है, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर को नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करिए। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में अब पुंकेसर और स्त्रीकेसर कहाँ आपने पढ़ा है, सबसे पहले जैसे ही आपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा पुष्प की आकर्षक अंग या अनावृत बीजी के अनावृत पौधे के पुष्पों के अंग। ठीक है, तो इसमें आपके कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। ठीक है, अगर मैं पुष्प के अंगों की बात करूं कि जो हमारे पुष्प होते हैं वो कितने अंगों से मिलकर बने होते हैं, तो 4 अंगों से आपका बाह्य दलपुंज और पुमंग और जयांग। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या किया है कि पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर, यानी कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर को हम क्या बोलते हैं कि आवश्यक अंग होते हैं और बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, परिभाषित करना है, यानी कि इसके बारे में आपको क्या लिखना है, इसके डिफिनेशन लिखना है। डिफिनेशन लिखने के साथ साथ आपको इसको डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को डायग्राम नहीं आता वो अच्छे से डायग्राम बनाना सीख ले। ओके, तो देखो परिभाषित करने का क्या होगा। ठीक है, पहला क्या है, पुंकेसर। अगर पुंकेसर के डेफिनेशन हम बोलेंगे
तो पुंकेसर पुष्प का परागकण उत्पन्न करने वाला भाग है। ठीक है, आप नोट क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि पुंकेसर, ठीक है, पुष्प का परागकण उत्पन्न करने वाला भाग है। यह तंतु तथा परागकोश से बना होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ देखें, ठीक है, अगर आप यहाँ देखें, अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक फ्लावर की संरचना बनाए, ठीक है, अगर यहाँ पे हम एक फ्लावर की संरचना बनाते हैं तो पौधे में हम देखते हैं कि जो पौधे के होते हैं, पौधे के जो दो सहायक अंग होते हैं और दो क्या होते हैं, आवश्यक अंग। ठीक है, दो सहायक अंग और दो आवश्यक अंग। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आवश्यक अंग हो जाएंगे। इसी में, इसी फ्लावर में, ठीक है, लीफ भी लगी रहती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, और बाह्य दल के साथ साथ इसमें ढेर सारी रंग बिरंगे फ्लावर्स भी होते हैं। ठीक है, रंग बिरंगे क्या होते हैं, दल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पुष्पों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। साथ साथ इसमें बहुत सारे बीजांड भी होते हैं। ठीक है, जब इसका आप सेक्शन कट करेंगे ढेर सारे बीजांड भी होते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पुंकेसर तथा स्त्री केसर को परिभाषित कीजिए प्लस डायग्राम बनाइए, यानी कि इस पार्ट्स को आप अलग बनाएंगे और इसको क्या बनाएंगे, अलग बनाएंगे। तो पुंकेसर की डिफिनेशन में हमने क्या बोला कि पुष्प के, ठीक है, पुष्प के नर भाग को हमने क्या बोला, परागकोश होते हैं, और पुंकेसर जो होते हैं दो चीजों से मिलकर बना होता है, और एक क्या होता है आपका परागकोश और एक क्या होता है, पूतंतु। यानी कि ये वाली संरचना क्या कहलाएगी, परागकोश। ठीक है, इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, परागकोश, और इसको बोलेंगे पूतंतु। तो पूरे को मिला के क्या बोलेंगे, पुंकेसर। क्या बोलेंगे, पुंकेसर। कितनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो यहीं पे हमने यही पढ़ा, ठीक है, कि पुंकेसर पुष्प का परागण उत्पन्न करने वाला भाग है, यह तंतु तथा परागकोश से बना होता है। ठीक है, आगे डायग्राम क्या है, तो ये क्या है, आपको परागकण की संरचना जो कि अभी हमने यहाँ बनाया। ठीक है, यहाँ पे जो संरचना है यहाँ पे आपको ये दिख रही है, आप अपने तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्या है आपका पुंकेसर है। ठीक है, ये संरचना आपको किसकी दिख रही है, पुंकेसर की दिख रही है, जिसमें से आपका क्या है, फिलामेंट है प्लस एंथर है। ठीक है, एंथर को बोलते हैं परागकोश, एंथर को क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। फिलामेंट, पूतंतु को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये दो पार्ट्स होते हैं। जैसे हम इसका क्या करते हैं, सेक्शन कट करते हैं। ठीक है, जब क्या किया जाता है, इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, तो सेक्शन कट करने के बाद हमें इनमें क्या दिखाई देते हैं भाई, इनके अंदर जैसे क्या करते हैं, दिखाई क्या देते हैं, लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, क्या होते हैं, 4 होते हैं। लघु बीजाणुधानी की संख्या क्या होती है, 4 होते हैं, और लघु बीजाणुधानी के अंदर होते हैं लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, जब परागकण इसका लघु बीजाणुधानी का परिपक्वन हो जाता है तो क्या बनाते हैं, परागकण। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, पोलिन ग्रेन्स। पोलिन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आया आपको। जब यहाँ क्या, ये आपका पुंकेसर का है, जब हमने इसका सेक्शन कट करेंगे तो सेक्शन कट करने के बाद हमें इतनी सारी संरचनाएं दिखेंगी। ठीक है, दूसरा बी क्या है, स्त्री केसर। पुंकेसर हमने देख लिया, अब स्त्री केसर को क्या बोलते हैं, पुष्प योनि। ठीक है, स्त्री केसर को बोलते हैं पुष्प योनि भी बोलते हैं। तो देखो, पुष्प योनि अंड उत्पन्न करने वाला पुष्प का भाग है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो पुष्प योनि होता है, ठीक है, जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर के अंदर क्या उत्पन्न होते हैं, अंड। ठीक है, क्या होते हैं, एग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि अंडाशय के ही अंदर आपको क्या दिखाई देते हैं, एग, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो पुष्प योनि अंड उत्पन्न करने वाला पुष्प का भाग है, और यह वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय से बना होता है। ठीक है, स्त्री केसर, पुमंग की इकाई को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। तो स्त्री केसर को बोलते हैं कार्पिल बोलते हैं, या तो पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक है, या तो कार्पिल या तो पिस्टिल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्पिल या स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल की बात करेंगे तो ये कितने पार्ट्स होते हैं, इनके 3। सबसे ऊपरी वाले भाग को जो चिपचिपा होता है, ठीक है, जो कैसा होता है, चिपचिपा होता है, तो उस भाग को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ठीक है,
और स्टिग्मा को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, पराग। बीज की पतली ट्यूब नुमा संरचना होती है, नली नुमा भाग होती है, उसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल को बोलते हैं वर्तिका। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्तिका। और लास्ट में इसके नीचे एक चौड़े से उभरा हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलेंगे, अंडाशय। और अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। ठीक है, अंडाशय को क्या बोलते हैं, ओवरी। और ओवरी के अंदर आपके बच्चे क्या होते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल को बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित को केवल नामांकित चित्र द्वारा दर्शाएं और जीवाणु कोशिका में द्विखंडन। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे भी देखो क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, या तो आपको पूछेगा कि सिर्फ डायग्राम, जो जीवाणु कोशिका होते हैं उसको सिर्फ डायग्राम के द्वारा समझाएगी, या तो उसके बारे में आपको लिखने के लिए भी आता है। ठीक है, यानी कि उसके बारे में लिखिए प्लस उसका क्या करिए, डायग्राम बनाइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें बैक्टीरियल कोशिका का विभाजन दो पुत्री कोशिका में होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक बैक्टीरियल सेल है, तो इसका क्या होगा, विभाजन क्या हो जाएगा, दो पुत्री कोशिका में होता है। ठीक है, तथा प्रत्येक में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। यानी कि यहाँ पे जो विभाजन हो रहा है कैसा हो रहा है, समसूत्री। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n। यानी कि यहाँ पे जो विभाजन की प्रक्रिया हो रही है कैसी हो रही है, समसूत्री। इसीलिए दोनों के गुणसूत्रों की संख्या क्या है, समान है। इसमें पहले केंद्रक तथा बाद में कोशिका भित्ति का विभाजन होता है। ठीक है, यानी कि जब जैसे ही सेल का डिवीजन होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, कोशिका भित्ति यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये डायग्राम में क्या है, कोशिका भित्ति, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए, ओके, जिसमें इसके अंदर आपका क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, और ये क्या है, कोशिका का लवण तथा डीएनए का द्विखंडन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए का द्विखंडन, यानी कि यहाँ पे जीवाणु कोशिका में क्या हो रहा है, द्विखंडन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जब क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ से 1 से 2 बनी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ये क्या है, आपका अनुप्रस्थ काट है। यहाँ पे यहाँ हो रहा है कि यहाँ पे जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली देख रही है कि दो भागों में क्या होगी, डिवाइड, और यहाँ पे क्या होगी, एकदम स्वतंत्र हो गई। यानी कि यहाँ पे पुत्री कोशिका का पृथक्करण हो चुका है। यहाँ पे एकदम अलग, थोड़ा सा अटैच है, यहाँ पे अलग होने की अवस्था में है, लेकिन यहाँ पे एकदम पूरा क्या हो गया है, अलग हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, अलग हो गया है। नेक्स्ट, अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछता है कि अपरिपक्व परागकोश का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि आपको डायग्राम भी बनाना है प्लस उसके बारे में क्या करना है, लिखना भी है। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे प्लस क्या करेंगे, लिखेंगे भी। तो देखो ये क्या होता है, आपका अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, अब हम देखो क्या बोलते हैं, जब हम परागकोश का सेक्शन कट करते हैं, जब हम आपने लघु जनन की, लघु बीजाणु जनन की क्रिया पढ़ी होगी, तो लघु बीजाणु जनन की क्रिया में आप ये पढ़े होंगे कि लघु बीजाणु धानी में, लघु बीजाणु उत्तक में, ठीक है, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु उत्तक की एक कोशिका क्या करती है, आकार को बढ़ा के अधोस्तरीय कोशिका में चेंज हो जाती है, और अधोस्तरीय कोशिका से परपशु कोशिका में क्या हो जाती है, बदल जाती है, और परपशु कोशिका से समसूत्री विभाजन से एक लघु बीजाणु जनन उत्तक और एक प्राथमिक उत्तक बनता है। तो प्राथमिक जो प्राइमरी होता है वो 4 लेयर का निर्माण करता है, और लघु बीजाणु जनन उत्तक से क्या बनते हैं, लघु बीजाणु जनन का निर्माण होता है। ये प्रोसेस आपने पढ़ रखी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यानी कि जब अगर यहाँ पे हम क्या लेंगे, परागकोश, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, एक परागकोश की संरचना ली है, जब इस परागकोश को हम क्या करेंगे, सेक्शन कट करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम सेक्शन कट करते हैं तो सेक्शन कट करने के बाद हमें इसमें क्या दिखेंगे, इस पराग के कण के अंदर क्या दिखेंगे, 4 लघु बीजाणु धानी।
1 2 3 4, तो क्या मिलेंगी 4 लघु बीजाणु धानी। ठीक है, अब इस लघु बीजाणु धानी की ओर 4 लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, लघु बीजाणु धानी की ओर क्या होती है 4 लेयर, जिसको सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं बाह्य त्वचा। ठीक है, उसके बाद वाले लेयर को बोलते हैं मध्य परत। तो बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस, मध्य परत को मिडल लेयर। ठीक है, उसके बाद एक इसके अंदर और एक भी सेल होती है जिसको बोलते हैं अंतःस्थितियम। ठीक है, क्या होते हैं अंतःस्थितियम, और सबसे लास्ट वाली यहाँ की जो लेयर होती है इसको बोलते हैं टेपटम, और टेपटम में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये क्या हो गई 4। यहाँ इसके अंदर क्या होते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या हो जाएंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की फलस्वरूप 4 मेल गैमेट का या 4 नरयुग्मक का निर्माण होता है। तो ये क्रिया क्या होती है, ये क्या होते हैं जो यहाँ पे जो आपके परागकोश यानी जो लघु बीजाणु धानी है, ये क्या है आपका जो परागकोश की अपरिपक्व अवस्था है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको लघु बीजाणु मात्र कोशिका ही दिख रहे हैं प्लस परागकोश भित्ति ही दिख रही है, बाकी कोई चीज यहाँ पे नहीं दिख रही। ठीक है, ये संरचना क्या है, ये भी आपके डायग्राम एग्जाम में आते हैं, तो ये भी आपको क्या करना है तैयार रखना है। नेक्स्ट, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। यहाँ पे आपका क्या है अपरिपक्व, यानी यहाँ पे भी आपका परागकोश का ही डायग्राम है, लेकिन ये परागकोश क्या आपका परिपक्व नहीं है, लेकिन ये क्या है परिपक्व, यानी कि आपको परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट भी आती है। तो परिपक्व परागकोश की काट में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे होता है संवहन पुल। ठीक है, इस डायग्राम में भी आपको क्या दिख रहा होगा संवहन पुल। देखो संवहन पुल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और प्लांट्स में संवहन पुल क्या होते हैं जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है संवहन पुल है। यहाँ पे आपका क्या है अंतःस्तर, इस वाले लेयर को क्या बोलते हैं अंतःस्तर, प्लस इसमें क्या होते हैं रंध्रक यानी कि स्ट्रोमियम भी होते हैं। इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं रंध्रक। और यहाँ पे ये जो परागकण, ठीक है ये परागकण क्या है परागकण यानी कि पोलन ग्रेन है, यानी कि जो हमारा परागकोश है वो पूरा परिपक्व हो चुका है। परिपक्व का मतलब कि यहाँ पे परागकण का निर्माण हो चुका है। और इस वाले भाग को बोलते हैं अधिचर्म, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, और इस डायग्राम को बोलते हैं परागकोश यानी कि एंथ्रक। तो ये भी डायग्राम ये भी आपको क्या करने हैं तैयार रखने हैं। ओके, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट, पौधों में गुरु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट लघुत्तरी में आपके आते हैं कि पौधों में गुरु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि गुरु बीजाणु जनन को क्या बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अगर यहीं पे आपका क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेगा, और इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन में निम्नलिखित अंतर। ठीक है, ठीक है, देखो टिप्पणी लिखना है, या तो देखो या तो सिर्फ गुरु बीजाणु जनन पे टिप्पणी आ सकता है, या तो लघु बीजाणु जनन पे टिप्पणी आ सकता है, या दोनों के बीच अंतर आ सकता है। ठीक है, अगर अंतर की बात करेंगे तो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर क्या होते हैं। सबसे पहले यह क्रिया पुंकेसर के परागकोश में होती है। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है ये कहाँ होती है पुंकेसर यानी कि स्टेमन के एंथर में होती है, यानी कि पुंकेसर के परागकोश में होती है। यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। ठीक है, ये क्रिया यानी कि ये पुंकेसर के अंदर होगी। ठीक है, ये परागकोश के में होती है पुंकेसर के परागकोश में, और ये क्रिया बीजांड के अंदर यानी कि ओवरी के अंदर क्या होता है बीजांड, तो बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु जनन होता है। इसमें परागकोश या लघु बीजाणु बनता है। ठीक है, इसमें गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश बनता है। ठीक है, इसमें गुरु बीजाणु और क्या बनते हैं भ्रूणकोश बनते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप क्या बनेंगे लघु बीजाणु, और इसमें गुरु बीजाणु व भ्रूणकोश भी बनते हैं। ठीक है, इसमें 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं और इसमें एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु प्राप्त होता है। देखो लघु बीजाणु जनन में क्या होता है, जब आप लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु जनन की प्रोसेस पढ़ते हैं तो लघु बीजाणु जनन में आपने क्या पढ़ा
कि अर्धसूत्री, ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोश का, किसमें, लघु बीजाणु ठीक है, लघु बीजाणु मातृकोश का, ठीक है, लघु बीजाणु मातृकोश का, इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से 4 युग्मक का निर्माण होता है और चारों युग्मक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें भी अर्धसूत्री विभाजन से 4 बनेंगे, ठीक है, जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी 4 बनते हैं, 4 में से 3 क्या होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अक्रियाशील होते हैं। इनमें से एक ही स्पोर क्या होता है, क्रियाशील होता है, जो कि गुरु बीजाणु बनाता है, ठीक है, गुरु बीजाणु क्या करेगा, जो क्या बनाएगा, गुरु बीजाणु का निर्माण करेगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्या है, त्रिक संलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, त्रिक संलयन, ठीक है, तो त्रिक संलयन या बोलेंगे दोहरा निषेचन, ठीक है, या तो त्रिक संलयन, या तो दोहरा निषेचन, या तो डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है आपके एग्जाम में, या तो दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन या द्विव निषेचन या त्रिक संलयन, किसी भी नाम से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये भी आपको क्या करने हैं, तैयार रखने, ठीक है, इसको भी क्या करना है आपने, तैयार रखने हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, पहले आंसर पढ़ लेंगे फिर डायग्राम से इसको समझेंगे, ठीक है। देखो, आवृत्तबीजी पादपों में रुणपोष में पराग नलिका से, आवृत्तबीजी, आवृत्तबीजी का मतलब क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो आवृत्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष में पराग नलिका से मुक्त एक अगुणित, ठीक है, नर युग्मक अगुणित अंडकोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनस का निर्माण करता है। तो यह प्रक्रिया संयुग्मन या वास्तविक निषेचन कहलाती है, ठीक है। जबकि दूसरा नर युग्मक स्थिति और ध्रुवी केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह क्रिया त्रिक संलयन या त्रिक समेकन कहलाती है। देखो कैसे, ये आपके डायग्राम सहित भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। ये क्रिया जो आपके एग्जाम में डायग्राम सहित भी कभी कभी पूछता है, ठीक है। ये डायग्राम आप जानते हैं, इससे भली भांति आप सभी परिचित है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसको बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पे जैसे ही, ठीक है, जैसे ही क्या होता है, परागण की क्रिया, ठीक है, जैसे क्या हुई, परागण की क्रिया हुई, तो परागण की क्रिया के द्वारा जैसे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, परागकण, ठीक है, यानी कि क्या है, परागकण। अब ये परागकण कैसे आए, यहाँ पे हो रही परागण, ठीक है, परागण की क्रिया आई, परागण कहाँ आ गए, स्टिग्मा पे, ठीक है, कहाँ आ गए, स्टिग्मा पे पहुंच गए। जैसे ही परागण की क्रिया के द्वारा परागकण क्या होंगे, स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, तो वो क्या करेंगे, जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन या अंकुरण करना, ठीक है, अंकुरण करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही परागकण अंकुरित होते हैं तो ये बनाते हैं दो मेल गैमीट का, ठीक है। परागकण की संरचना मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत होगी, लेकिन फिर भी मैं वापस से आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, परागकण के स्ट्रक्चर, जिसमें से यहाँ पे क्या होती है, जनन सेल, ये क्या करती है, पराग नली बनाती है। जैसे ही क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, तो जर्मिनेशन से बनाएगी पराग नली और ये क्या करेगी,
समसूत्री विभाजन, ठीक है, क्या करेगी, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से 2 मेल गैमेट का निर्माण करेगी। यानी कि जैसे ही परागकण का क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, यहाँ पे आपको 2 मेल गैमेट का निर्माण हो गया, ठीक है, 2 मेल गैमेट का निर्माण हो गया। अब ये 2 मेल गैमेट, ठीक है, कौन बनाया, जनन कोशिका। और यहाँ पे जो कायिक कोशिका होती है ये क्या बनाती है, पोलिन ट्यूब, ठीक है, क्या बनाती है, पोलिन ट्यूब। अब इस बीजांड के अंदर, ठीक है, इस बीजांड के अंदर आपके होते हैं ओव्यूल, ठीक है। अब ये बीजांड जो आपको दिख रहा है, बीजांड क्या है, सीधा है, इसमें यहाँ पे 3, बीच में 2 और यहाँ पे 3, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी पोडल, या क्या बोलेंगे, एंटीपोडल या प्रतिमुखी, क्या बोलेंगे, प्रतिमुखी कोशिका, या तो एंटीपोडल सेल्स या तो प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है। इन दोनों को बोलते हैं ध्रुवी केंद्रक, क्या बोलेंगे, ध्रुवी केंद्रक। यहाँ पे इन 2 सेल को बोलते हैं सहायक कोशिका, ठीक है, सहायक कोशिका। और यहाँ पे दोनों के बीच में एक सेल होती है, इसको बोलते हैं अंड कोशिका, क्या बोलेंगे, अंड कोशिका। जैसे ही परागण हुआ, परागण से परागकण स्टिग्मा पे आएंगे, स्टिग्मा पे आने के बाद अंकुरण स्टार्ट करेंगे, अंकुरण से पराग नली बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपकी पराग नली, पराग नली है, और यहाँ पे आपके दोनों क्या है, नर युग्मक, ठीक है। अब ये दोनों नर युग्मक क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन की क्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे, एक नर युग्मक के और एक ए, ठीक है। यहाँ पे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आगे, ठीक है। तो पहला नर युग्मक, ठीक है, सबसे पहला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, इनका कार्य होता है कि बीजांड द्वार की तरफ आएंगे और सहायक कोशिका क्या करेंगी, संदेश भेजेंगी, एक उपकरण को छोड़ती है जिसके द्वारा नर युग्मक को पता चलता है कि नहीं यहाँ पे क्या है, अंड कोशिका। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, एक नर युग्मक प्लस एक अंड कोशिका, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 2n यानी कि जाइगोट। तो इस निषेचन को बोलते हैं वास्तविक निषेचन, ठीक है, क्या बोलेंगे, वास्तविक निषेचन, ठीक है। फिर दूसरा नर युग्मक प्लस किससे, ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक क्या आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 2n, ठीक है, ध्रुवी केंद्रक। तो ध्रुवी केंद्रक की संख्या क्या हो जाएगी, 2n, ठीक है। तो यहाँ पे n + 2n बराबर क्या आ जाएंगे, 3n, और इसी को बोलते हैं त्रिक्स, ठीक है, त्रिक संलयन या त्रिक समेकन, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी सिर्फ लिखने के लिए भी आ जाते हैं, कभी कभी आपको डायग्राम, यानी कि अगर ये लघु उत्तरीय में आएगा तो या तो डायग्राम पूछेगा या तो आपको सिर्फ लिखना होगा, लेकिन अगर ये आपका दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो डायग्राम भी होगा प्लस इसके बारे में लिखना भी होगा। आप ये डायग्राम बना देंगे प्लस लिख भी देंगे तो 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ही ईजी है। तो समझ में आ गया त्रिक संलयन, ठीक है। और यहीं पे हमने ये पढ़ा कि आवृत्त बीजीय पादपों में भ्रूणपोष में पराग नलिका से मुक्त एक अगुणित नर युग्मक, ठीक है, अगुणित अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया संयुग्मन या वास्तविक निषेचन कहलाती है। जबकि दूसरा नर युग्मक युग्मक द्वितीय ध्रुवी केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, त्रिक संलयन या त्रिक सम्मेलन कहलाती है, ठीक है। क्लियर इतना चीजें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आवृत्त बीजीय पादप के नर युग्मोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि सचित्र वर्णन का डायग्राम भी प्लस लिखना भी है। अब देखो नर युग्मोद्भिद, नर युग्मोद्भिद को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। एक चीज आपको क्या समझना है कि नर युग्मोद्भिद और गैमेटोफाइट में होते क्या है, ठीक है। एक होता है आपका बीजाणुभिद, बीजाणुभिद, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं कभी कभी। और एक होता है नर
युग्मोद्भिद, ठीक है, ये क्या होता है, युग्मोद्भिद। देखो, बीजाणु जनन उत्तक से, ठीक है, जैसे बीजाणु जनन उत्तक से लघु बीजाणु बनने की जो क्रिया होगी, ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि लघु बीजाणु, अरे बीजाणु उत्तक से, ठीक है, बीजाणु उत्तक से, बीजाणु उत्तक से लघु बीजाणु बनने की, लघु बीजाणु बनने की जो क्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे, बीजाणुभिद प्रवस्था, ठीक है। फिर बीजाणुभिद से नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक या मादा युग्मक बनने की क्रिया क्या होगी, युग्मोद्भिद। यानी कि अगर ये भी हम कह सकते हैं कि युग्मोद्भिद की दो प्रवस्थाएं होती है, एक के द्वारा क्या होगा, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण होगा तो मादा युग्मोद्भिद, नर युग्मक का निर्माण होगा तो नर युग्मोद्भिद। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो, परागण से पहले, परागकण से पूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद बनने तक के क्रम को लघु युग्मक जनन कहते हैं। ध्यान देना, परागण से पहले परागकण से पूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद बनने तक के क्रम को लघु युग्मक जनन कहते हैं। नर युग्मोद्भिद बनने वाले समसूत्री विभाजन, ठीक है, बनने वाले सभी विभाजन सूत्री विभाजन होते हैं। यानी कि युग्मोद्भिद से नर युग्मोद्भिद बनने वाले जो सूत्री विभाजन होते हैं, सभी विभाजन होते हैं, वो क्या होते हैं, सूत्री विभाजन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सूत्री विभाजन होते हैं। परागकण के प्रथम विभाजन के फलस्वरूप एक बड़ी नलिका कोशिका या कायिक कोशिका जिसका केंद्रक भी बड़ा होता है तथा एक छोटी कोशिका जनन कोशिका बनाती है। प्रायः इस दो कोशिका अवस्था में परागकण परागकोश से निकलते हैं, अर्थात परागकण दो नर कोशिकाओं या नर युग्मकों से विभाजित हो जाती है, अर्थात परागकण 3 कोश की अवस्था पर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका डायग्राम है, ठीक है। ये भी आपको क्या करना है, डायग्राम, यानी कैसे नर युग्मोद्भिद का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये भी चीजें आपको क्या करनी है, तैयार रखनी है, ठीक है। देखिए, समसूत्री यानी कि 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्त बीजी पौधे के आर्थोट्रोपस बीजांड के लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। आपके एग्जाम में ये भी आता है, जैसे आप बीजांड पढ़े होंगे तो बीजांड के जो प्रकार होते हैं, उल्टा, सीधा, एनाट्रोपस, ठीक है, कई प्रकार के आपके बीजांड होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि आवृत्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म वाले पौधे में आर्थोट्रोपस बीजांड के लंबवत काट का, यानी कि आर्थोट्रोपस बीजांड के लंबवत काट, ठीक है, आप लंबवत काट का क्या करेंगे, नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। यानी कि उसकी लंबवत काट का जब उसको कट करेंगे, उसको लॉन्गिट्यूडनल कट करेंगे, एलएस कट करेंगे, तो एलएस कट करने पे उसके अंदर की जो संरचना दिखेगी आपको डायग्राम बनाना है, प्लस उसके बारे में आपको वर्णन भी करना है, ठीक है, ठीक है। उत्तर क्या है आपका, आर्थोट्रोपस, ठीक है। आर्थोट्रोपस प्रकार के बीजांड उल्टे होते हैं, ठीक है, यानी कि आर्थोट्रोपस बीजांड क्या होते हैं, उल्टे होते हैं तथा इनमें बीजांड द्वार व निभाग दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और साथ साथ इसमें बीजांड उल्टे होते हैं और इनमें बीजांड द्वार व निभाग दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अधिकांश पादपों 82% में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, उदाहरण मटर, सेम, चना आदि। देखो, आर्थोट्रोपस बीजांड, ठीक है, ये क्या आपका आर्थोट्रोपस को क्या बोलते हैं, ऋतुवर्ती बीजांड, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऋतुवर्ती बीजांड। यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है, इस वाले जहां पे अध्यावरण का अभाव होता है
उस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। ठीक है, जहां पे अध्यावरण का अभाव होगा उस वाले भाग को क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या आपका बीजांड। अब इसके अंदर ये संरचना आपको क्या दिख रही है, रुड़ कोष की। ठीक है, किसकी, रुड़ कोष की। सबसे बाहरी आवरण को अध्यावरण। ठीक है, ये क्या आपका बीजांड का है जिसको न्यूसेलस बोलते हैं, और ये क्या आपका बीजांड वृंत है। तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है प्लस इसके बारे में लिखना भी है। ओके, नेक्स्ट, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। साथ साथ आपका लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच में अंतर भी पूछा जाता है, डिफरेंस भी पूछा जाता है कि आपको इनके बारे में अंतर भी बताना है। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक है आपको एकदम सीरियस होके तैयार करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी तैयारी अच्छी से अच्छी हो तो आज ही ठीक है शिखर बैच को यानी कि ज्वाइन करें। और शिखर बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, अब एक तरफ क्या हो जाएगा लघु बीजाणुधानी और एक क्या हो जाएगा गुरु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी को क्या बोलते हैं, माइक्रो। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, माइक्रो। और ये क्या हो जाएगा, मेगा यानी कि बड़ा। गुरु का मतलब बड़ा। एक परागकोश की दोनों पालियों में कुल 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। ठीक है, जिससे लघु बीजाणुओं या पराग कणों का निर्माण होता है, जिसमें लघु बीजाणुओं का या पराग कणों का यानी पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। एक अंडाशय में 1, 2, 3 या अनेक बीजांड या गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है, जिसमें गुरु बीजाणुओं या भ्रूणपोष का निर्माण होता है। देखो ठीक है, इस परागकोश का हमने सेक्शन कट किया। सेक्शन कट करते हैं, जब हम सेक्शन कट करते हैं तो सेक्शन कट करने पे ठीक है आपको ऐसी संरचना दिखेगी। प्रत्येक पाली, पाली कितनी, 1, 2। ठीक है, पाली कितनी, 1, 2। प्रत्येक पाली में 2, 2 क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो क्या हो गए आपके 4 लघु बीजाणुधानी। ठीक है, 4 लघु बीजाणुधानी जिनमें माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु या पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यानी कि पराग कण का निर्माण होता है। ठीक है, पहला हमने देखा। दूसरा हमने क्या बोला, एक अंडाशय में ठीक है बीजाणु, स्त्री केसर के अंदर क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। स्त्री केसर के अंदर आपको क्या मिलते हैं, बीजांड। इनके अंदर कई सारे ठीक है 1, 2, 3, 1, 2, 3 या अनेक बीजांड यानी कि अंडाशय में, किसके अंदर, ओवरी में। इस ओवरी में 1, 2, 3, 4 या अनेक बीजांड हो सकते हैं। और इनमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से ठीक है किससे, इनमें क्या होता है, इनमें निर्माण किसका हो जाएगा आपका, इनमें गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है, जिसमें गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ठीक है, किसका, गुरु बीजाणुधानी का या तो भ्रूणकोश का। और भ्रूणकोश के अंदर क्या क्या चीजें आपको जानते हैं क्या क्या है। आगे अगला, इनमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। ठीक है, लघु बीजाणु से 4 ठीक है 4 माइक्रो स्पोर का निर्माण होता है। इनमें गुरु बीजाणु जनन की क्रिया, इनमें 1 मेगा स्पोर का ठीक है 1 मेगा स्पोर का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी में पराग मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है यहाँ पे। और गुरु बीजाणुधानी में 1 गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 1 भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, और भ्रूणपोष की अगर संरचना, ये आपके संरचना भी आते हैं। अगर ये पूरे विकसित भ्रूणपोष देखें
ठीक है, पूर्ण विकसित भ्रूणपोष देखा जाए तो, ठीक है, पूर्ण विकसित भ्रूणपोष को अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है आपका पूर्ण विकसित भ्रूणपोष, ठीक है, जिसमें अगर मैं इसका नेमिंग करूं एंटीपोडल, बेटा समझ जाना, प्रतिमुखी एंटीपोडल, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझते जाओगे तो आसान रहेगा आगे चल के। सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है, ध्रुवी केंद्रक, ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस, एग सेल, अंडकोशिका, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका, और डायग्राम आपका किसका है, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण कोश का, ठीक है, भ्रूण कोश का, ओके, ठीक है। आगे आगे अगली हेडिंग क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखने के लिए भी आते हैं, आपके एग्जाम में टिप्पणी लिखने के लिए भी आते हैं कि निम्न पर टिप्पणी लिखे, और निम्न पर टिप्पणी किस पे, भ्रूणपोष और विपुंसन पे, ठीक है, भ्रूणपोष और विपुंसन पे आपके टिप्पणी भी आते हैं। पहला क्या होगा, भ्रूणपोष पे भी लिखना आपको, विपुंसन पे भी लिखना, ठीक है, ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, लघु उत्तरी, ठीक है, लघु उत्तरी यानी कि 2 अंक 2 नंबर की, ठीक है। आप सोचिए 2 नंबर के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, 2 या 3, इतने नंबर के लिए आपको इतनी सारी मेहनत करनी है। तो भ्रूणपोष में क्या लिखते हैं, आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष संलयन के फलस्वरूप बनता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में फॉर्म में कैसे, n+2n बराबर 3, ये क्या होते हैं आपके प्राथमिक भ्रूण, क्या होते हैं प्राथमिक भ्रूण, ठीक। तो आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष त्रिक संलयन के फलस्वरूप बनता है, यानी कि जब त्रिक संलयन की क्रिया होती है, ये क्रिया जब होती है, ये वाली जब क्रिया होती है, तब जाके किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसी कारण ये त्रिगुणित होता है। रीजन यही है कि ये 2n ना होके कितना होता है, 3n, ठीक है, कितना होता है, 3n, ठीक है। भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, साथ साथ जो प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है यहाँ पे, ये क्या करता है, ग्रोथ करते हुए, ठीक है, वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब भ्रूण कहाँ से बना, यानी कि n+n बराबर क्या बने थे, 2n, से क्या बने थे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक निषेचन, क्या बोलते हैं, वास्तविक निषेचन। अभी हमने त्रिक संलयन में सारी चीजें पढ़ी है, बोलते हैं वास्तविक निषेचन, ठीक है। अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष का विकास निषेचन पूर्व ही हो जाता है, साथ साथ इस भ्रूणपोष का जो प्राथमिक भ्रूणपोष होता है, इसका जो विकास होता है वो निषेचन पूर्व ही हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाता है, अतः यह अगुणित होता है, ठीक है। तो कहीं भी आपसे कोई पूछे कि भ्रूणपोष अगुणित या द्विगुणित या त्रिगुणित, तो क्या होते हैं, अगुणित होता है, ठीक है, भ्रूणपोष क्या होता है, अगुणित होता है, ठीक है। आगे विपुंसन, विपुंसन या बंध्याकरण में, ठीक है, देखो जैसे आपने मानव जनन वाला आगे आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें एक टॉपिक आएगी बंधता, ठीक है, क्या आएगी, बंधता। बंधता वे होती है जिसमें या तो मेल में कोई प्रॉब्लम्स है या तो फीमेल में कोई प्रॉब्लम्स, और मुझे लगता है कि आपको पता होगा, आप अपने आसपास देखे होंगे, कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जो चाह के भी पेरेंट्स नहीं बन सकते, तो रीजन होते हैं, यानी कि जितने भी मेडिसिन है, जितनी भी तकनीक है, जो भी उनको यूज करना होता है, सारी चीजों का वो इलाज करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो पेरेंट्स नहीं बन पाते, ठीक है। तो रीजन क्या होता है, या तो मेल में या तो फीमेल में, दोनों में किसी न किसी में क्या होगी, बंधता होगी, ठीक है। देखो विपुंसन, तो विपुंसन या बंधकरण, तो विपुंसन या बंधकरण में पादपों लिंग पुष्पों के परागकोश को कलिका स्थिति से निकाला जाता है, बंधकरण। जैसे शल्यक्रिया, ऑपरेशन, जैसे मेल और फीमेल में ऑपरेशन की क्रिया होती है ना, आप लोगों को पता होगा,
अब मतलब बेबी नहीं पैदा करना है तो सलेकड़ यानी कि ऑपरेशन की क्रिया करवा दो। तो प्लांट्स में भी क्या होते हैं, विपुंसन यानी कि बंधकरण, ठीक है, बंधकरण बोलेंगे या तो विपुंसन। तो में पादपों के द्विलिंगी पुष्प के परागकोश को उनकी कलिका चिमटे से निकाला जाता है, ठीक है। यह इस पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है, ठीक है। और यह पुष्पों का मादा जनक यानी कि फीमेल गैमेट के रूप में, ठीक है, क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। तो ये भी क्या करने हैं, आपको तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट अगला ये भी आता है कि बीज पत्राधार एवं बीज पत्रोपरिक के मध्य अंतर लिखिए, ठीक है। बीज पत्रधार एवं बीज पत्रोपरिक के मध्य क्या करना है, आपको अंतर लिखना है। एक साइड क्या लिखेंगे, बीज पत्रधार, और एक साइड क्या लिखेंगे, बीज पत्रोपरिक। बीज पत्रोपरिक भ्रूणी अक्ष का वह भाग, ठीक है, भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो मूलांकुर व बीज पत्रों के भ्रूणी अक्ष पर लगने के स्थान के मध्य स्थित होता है, बीज पत्राधार। बीज पत्राधार के मध्य स्थित होता है बीज पत्रोपिक कहलाता है, ये कहलाता है, ठीक है। आगे भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो प्रांकुर व भ्रूणी अक्ष पर बीज पत्रों के लगने के स्थान के मध्य स्थित होता है, बीज पत्रोपिक, ठीक है। क्या है, यह भ्रूणी अक्ष पर बीज पत्रों के लगने के स्थान के नीचे मूलांकुर होता है, या भ्रूणी अक्ष पर बीज पत्रों के स्थान से ऊपर की मूलांकुर तक होता है, ठीक है। ये भी क्या करने आपने तैयार करने। अगली हेडिंग है बीज तथा फल के विकास का महत्व। ये महत्व यानी कि ये क्रिया कब होती है, निषेचन पश्चकट, पश्च अवस्था। तो निषेचन पश्च अवस्था में आप क्या देखते हैं, निषेचन पश्च अवस्था में क्या होता है, युग्मनज, युग्मनज प्लस क्या बनेगा, प्लस क्या बनेगा, फल। और ये भी आपने तैयार करनी है कि फल और बीज के महत्व डालिए, ठीक है। फल और बीज का निर्माण कैसे, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। बीज बीज एवं फल का महत्व। अब बीज एवं फल का महत्व यानी विकास के महत्व को आपको समझाना है। बीज और फल का महत्व क्या है। बीज के निर्माण की प्रक्रिया आवृत्त बीजी पादपों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण। देखो बीज की जो निर्माण की प्रक्रिया है, हालांकि जिम्नोस्पर्म में बीज बन रहे, लेकिन एंजियोस्पर्म में जो बीज के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या है, महत्वपूर्ण अनुकूलन, इंपॉर्टेंस क्या है, अडॉप्टेशन। बीजों के अंदर भ्रूण जीवित होते, ये भी सक्रिय अवस्था में नहीं होते। अब देखो जो बीज होते, ठीक है, बीज के अंदर, बीजों के अंदर जो भ्रूण है, बीज के अंदर का जो भ्रूण है वो जीवित रहते हुए भी वो क्या होते हैं, सक्रिय अवस्था में नहीं होते है। ये चीज हम जानते हैं। देखो अपने घर में गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है, गेहूं, धान, मक्का, जौ, बाजरा, ये सारी चीज हम रखते हैं। तो हमेशा सक्रिय, देखो वो जीवित है लेकिन वो क्या है, जीवित रहते हुए भी क्या होते, सक्रिय नहीं होते, अर्थात प्रसुप्त अवस्था में रहता है। अर्थात कैसा होता है, प्रसुप्त, ठीक है। प्राय बीजों के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, जल एवं उचित तापमान की आवश्यकता होती, ठीक है। तो बीज का अंकुरण होता है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं कि गेहूं की खेती करते हैं, ठीक है, जब हम गेहूं लगाते हैं खेत में तो ऐसा तो नहीं ना होता कि बस खेत में गेहूं डाल दिए और गेहूं पूरा वृद्धि हो गई, गेहूं का पौधा हो गया, नहीं। गेहूं को उगाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो गेहूं बोने से पहले सिंचाई करते हैं, यानी कि जिस खेत में हमें गेहूं बोना है उसमें क्या करते हैं, पानी भरते हैं, ठीक है। जब
तुरंत नहीं करते। पानी भरने के बाद जब थोड़ा सा नमी वाला यानी कि सूख के जाता है, पानी नम भूमि हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं। तो गेहूं को लगाने से पहले हम क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं, डाई डालते हैं, इसलिए तो बीज क्या हो, बहुत अच्छे से उग जाए। तो वही बात है, जबकि कुछ बीज तो विशेष परिस्थितियों में ही अंकुरित, लेकिन कुछ ऐसे बीज होते हैं जो सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही अंकुरित होते हैं। बीजों की यह निष्क्रिय अवस्था सुप्ति। ठीक है, आगे वातावरणीय दशाओं के अनुकूलन न होने की गुण बीज के अंदर लंबे समय तक अवस्था में। और देखो क्या होता है कि वातावरणीय दशाओं के अनुकूल न होने, यानी कि किसी भी बीज का जो अंकुरण होता है उसके वातावरणीय दशाओं के अनुकूल में होता है। तो वातावरणीय दशाओं के अनुकूलन न होने में गुण बीज के अंदर लंबे समय तक सुरक्षित अवस्था में रहते, जैसे ही उचित परिस्थितियां आती हैं और ये जिससे पादप में अनुकूल विभिन्नताओं के कारण नई जातों, एग्जाम्पल जैसे गेहूं के टाइम में हम गेहूं खेती, बाजरा के टाइम में बाजरा खेती, धान के टाइम में धान। देखो ऐसा नहीं है कि अगर हम धान के मौसम में गेहूं का उगाएंगे तो गेहूं का पौधा नहीं होगा, लेकिन जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में वो ग्रोथ करता है, जिस वातावरण में एक नई जाति का निर्माण करता है, तो वो चीज, तो कोई भी बीज उसके अनुकूलन के आकार पे होती है। ठीक है, जैसा उसका अनुकूलन देखे हिसाब से वो हो। ठीक है, अब अगला है फलों का महत्व। ये तो हो गया बीजों का महत्व। अगला क्या है, फलों का महत्व। फलों का निर्माण आवृत्ति पादपों का विशिष्ट लक्षण है। साथ साथ फल का निर्माण यानी कि निषेचन पश्च घटना के बाद क्या होता है, फ्रूट का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। तो जो फल के निर्माण की क्रिया है, ये आवृत्त बीजी पौधों में एक विशेष प्रकार का क्या है, लक्षण है। ठीक है, क्या है, एक विशेष प्रकार का लक्षण है जो पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, खासकर जो प्लांट्स के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण। फलों के अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं। फल के अंदर क्या है, बीज सुरक्षित अंदर, और बीज के अंदर क्या है, भ्रूण। ध्यान देना, फल के अंदर बीज और बीज के अंदर भ्रूण। ठीक है, एक फल के अंदर अनेक बीज बिना किसी हानि के लंबे समय, किसी हानि की, ठीक है, बिना किसी हानि के लंबे समय तक सुरक्षित। दृढ़ फल वृद्धि के कारण वातावरणीय दशाएं तथा अनेक जीव जंतु बीजों को हानि नहीं पाते। और देखो, जो फल की भित्ति होती है दृढ़ होती है, यानी कि कठोर फल भित्ति होने के कारण वातावरणीय दशाएं तथा अनेक जीव जंतु बीजों को हानि। इसके अतिरिक्त फलों में विशेष रचनाएं उत्पन्न होने के लिए, के साथ साथ इसमें क्या होता है, फलों में विशेष रचनाएं उत्पन्न होने के लिए जलवायु आदि द्वारा आसानी से एक स्थान से स्थान तक प्रकीर्णन। ठीक है, के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, जंतु के द्वारा, इन सारे के द्वारा क्या होता है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्णन भी होता है। इस प्रकार आवृत्त बीजी पादप में फलों के निर्माण का इस महत्व है। ठीक है, इन दोनों चीजों को आपको क्या करना है, तैयार करना है। क्या करना है, तैयार करना है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि जो चैप्टर नंबर 2 से जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, आप इतने अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इनमें से कहीं से भी कोई भी चैप्टर से आएगा तो आप अच्छे नंबर ला सकते। ठीक है, 90+ की श्रेणी में, टॉप 10 की श्रेणी में आना चाहते हैं तो। अगला है असंग जनन क्या है, क्या महत्व। असंग जनन, असंग जनन, अब असंग जनन का मतलब नाम से आपको क्या लग रहा है, असंग जनन कभी कभी पादप के जीवन में लैंगिक जनन या संलयन या अर्धसूत्र विभाजन की उपस्थिति में नए पादप का निर्माण हो जाए, यह क्रिया असंग जनन। ठीक है, विंकलर ने, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है जो निम्नलिखित, कायिक असंग जनन और एक और होता है। अब देखो असंग जनन क्या है, असंग जनन का मतलब असंग जनन यानी कि बिना संग का जनन।
जनन की क्रिया में हम क्या बोलते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी संतति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, जीवों की स्थिरता को बनाए रखने के लिए या अपनी जाति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं। तो जनन की क्रिया में, जनन की क्रिया में यह बोला जाता है में एक नर भाग लेगा, एक क्या लेगा, नर, एक क्या लेगा, नर, एक क्या लेगी, मादा। ये भी क्रिया क्या कहलाएगी आपकी, ठीक है, क्या बन जाएंगे, युग्मक, ठीक है, युग्मक। इस क्रिया को बोलते हैं लैंगिक, लैंगिक जनन। और एक क्रिया होती है अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक बोलते हैं असेक्सुअल, क्या बोलते हैं, असेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है, या तो में, या तो इन दोनों गैमेट्स में से एक पार्टिसिपेट करेगा और एक भाग लेके एक नए जीव की क्या करेगा, उत्पत्ति। ये क्रिया क्या कहलाएगी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असंग जनन का मतलब क्या हो गया, नाम से क्या लग रहा है, असंग जनन यानी बिना संग का जन्म। इसमें किसी का भी संग नहीं है, इसमें आपको दिख रहा है दो लोगों का मिलन है, इसमें एक लोगों का मिलन है, यहाँ पे क्या है, कोई भी मिलन नहीं है। ये बिना मिलन के ही जनन की क्रिया कर दे रहे हैं और जनन की क्रिया के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, संजनन, यानी कि बिना बिना मेल और फीमेल के निषेचन हुए, कि बिना मेल और फीमेल के निषेचन होते हुए भी एक नए पौधे का विकास होना असंग जनन की क्रिया कहलाती है। जो कि आपने यही पढ़ा, असंग जनन कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्ध विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। यानी असंग जनन क्या है, कभी कभी पादप के जीवन चक्र में कोई कोई ऐसा पादप है जो उसके पूरे जीवन चक्र में, किसी भी पादप के जीवन चक्र में क्या होता है, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, या तो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या तो क्या हो जाएगा, युग्मक संलयन यानी कि गैम जाइगोट फ्यूजन, जाइगोट क्या क्या हो जाएगा, मियोसिस, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। इनके डिवीजन के द्वारा, ठीक है, इनके क्या हो जाएगा, अब्सेंट में, इनके अब्सेंट यानी कि इनके अनुपस्थिति में एक न्यू प्लांट्स का, एक न्यू प्लांट्स का, एक न्यू प्लांट्स का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, यानी कि फॉर्मेशन हो जाता है, क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्रिया क्या कहलाएगी, असंग जनन कहलाती है। अब इसकी खोज कौन किया था, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आते हैं, असंग जनन की खोज कौन किया है, तो विंकलर है, ठीक है। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है, जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है आपको एग्जाम में तैयार रखने हैं। अगर आप इस चैप्टर से इतने लघु उत्तरीय प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो इतनी में से कहीं से भी अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो आप एकदम इजी से एकदम फ्री माइंड होके क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट होगा, कहीं भी आपको कोई चीजें नहीं समझ में आई होगी, तो अगर वापस से आप इसको रिवीजन करेंगे तो मुझे भरोसा है, ट्रस्ट है कि आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सारे को आपको क्या करना है, याद करना, तैयार रखना है, किसके लिए, अपने बोर्ड एग्जाम के, किसके लिए, अपने बोर्ड एग्जाम के, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। तो सारे ए नहीं कि नहीं याद करना, आपको तैयार करना है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग आएंगे अगली क्लास में, मैं लेके आऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। और भी जितने भी, यानी कि देखो, आपका कोई भी चैप्टर हो सारे से ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। फिर अगली क्लास में हमारी होगी
नेक्स्ट टॉपिक से ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।